हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट व्यूज में। तो दोस्तों, जैसे आपको बोला था हर वीक आपको एक लर्निंग वीडियो मिलेगी, तो आज हम लर्निंग वीडियो में ही डिस्कस करेंगे कि रेशियो क्या होती है, कैसे रेशियो एनालाइज करके हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान बना सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, क्या आपको भी प्रॉब्लम होती है रेशियो समझने में? तो आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको रेशियो समझना बहुत ही आसान लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और चाहे तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हो। ये रेशियो आपको हेल्प करेगी एक मल्टीबैगर कंपनी को ढूंढने में और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा आप सब जानते ही है कि फाइनेंशियल और कैपिटल एक बिजनेस के लिए एक ब्लड का काम करती है। विदाउट कैपिटल बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता दोस्तों। फाइनेंशियल हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज होता है कि रेशियो एनालाइज होता क्या है, हिंदी में अनुपात। रेशियो एनालाइज एक क्वांटिटेटिव मेथड है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं ना, कंपनी की लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करते हैं इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। देखते हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, बैलेंस शीट हो गई, जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, तो उनको कंपैरिजन करते हैं इन रेशियो के अंदर ना। तो रेशियो एनालाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों फंडामेंटल एनालाइज में, इक्विटी मार्केट में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए दोस्तों। फाइनेंशियल रेशियो भी बोलते हैं हम इनको, अकाउंटिंग रेशियो भी बोलते हैं हम इनको। तो ये क्या करती है ना कि एक रिलेटिव मैग्नीट्यूड, दो सिलेक्टेड नंबर को हम वैल्यू को किसी भी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे कि पहले क्या था, वो आज क्या है। आज क्वार्टरली नंबर आप देखते हो ना सब, तो उसके अंदर क्या देखते हो आप रेशियो के अंदर क्या अनुपात करते हैं कि इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर या ईयर ऑन का ईयर ऑन कंपेरिजन करते हैं ना। तो सिंपल सी ये रेशियो आपको वही हेल्प करती है दोस्तों। तो वैसे तो बहुत सारी स्टैंडर्ड रेशियो होती है जो इवेल्युएट होती है कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन हम यहाँ पे ना कुछ की रेशियो के बारे में समझेंगे दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, पहली नेट की रेशियो आ जाती है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, हम सिंपली नेट मार्जिन को मेजर करते हैं कि इसके बिजनेस के अंदर क्या नेट इनकम है, क्या जनरेटेड हो रहा है पूरे ओवरऑल परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू के उससे। ठीक है दोस्तों। तो ये रेशियो क्या बताती है आपको, नेट प्रॉफिट रिवेन्यू पे कितना चल रहा है कंपनी के बारे में, या बिजनेस कोई भी सेगमेंट की नेट रिवेन्यू। देखो, पूरे ओवरऑल बिजनेस का भी हो सकता है, लेकिन एक बिजनेस के अंदर कितने सारे सेगमेंट होते हैं ना, तो उनके अलग अलग सेगमेंट का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन टिपिकली एक्सप्रेस क्या करता है दोस्तों, परसेंटेज, बट कैन आल्सो रिप्रेजेंट द डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है। ये परसेंटेज में तो होगा ही, डेसिमल में भी होगा। ठीक है दोस्तों। तो नेट मार्जिन आपको फॉर्मूला भी देख सकते हो आप। तो फॉर्मूला में क्या होगा दोस्तों, नेट मार्जिन में क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट। देखो, इसमें तीन तरह के हो गए। पहला ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इनटू 100। अब ग्रोस प्रॉफिट क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये राइज हुआ होगा। तो ग्रोस प्रॉफिट दोस्तों वो होता है कि प्रॉफिट जो बिजनेस बनाता है सब्ट्रैक्ट करता है उसकी कॉस्ट इसके अंदर सब्ट्रैक्ट वही होगी जो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस के टोटल सेल, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। सेकंड होता है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100 फॉर्मूला है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों कि टोटल अर्निंग किसी बिजनेस की, जो कोर बिजनेस है उसके फंक्शन में जो कोर चल रहा है ना पूरे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसमें से सिर्फ तुम एक्सक्लूड कर दोगे, वो काउंट नहीं कर लेंगे, डिडक्शन इंटरेस्ट और टैक्सेस को हटा दोगे, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट वो नहीं ऐड करना। ठीक है, वो ऐड नहीं करना, उसको एक्सक्लूड करके चलना है, तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या होगा, नेट इनकम डिवाइड बाई नेट सेल इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होगा। और नेट प्रॉफिट वो होगा जो एक्चुअल में कंपनी को बचता है दोस्तों, वो अमाउंट। ठीक है, जो बिजनेस अर्न करता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑल तुम्हारे ग्रोस कॉस्ट, सारे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, टैक्स वगैरह सब घट के जो आ गया कि ये मेरा एक नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों। तो आपको नेट मार्जिन हो गया क्लियर। अब अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल। ये भी दोस्तों बहुत ही यूजफुल रेशियो है ये भी। ठीक है दोस्तों, ये क्या मेजर करती है ना, आपकी कैपिटल एलोकेशन की इफिशिएंसी को मेजर करती है दोस्तों। तो रिटर्न ऑन कैपिटल
और इसको आप दूसरा बोल सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ROIC, यही है, सेम ही है ये। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो कहाँ यूज होती है दोस्तों? ये फाइनेंस वैल्यूएशन में एंड अकाउंटिंग मेजर प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में यूज होती है। प्रॉफिटेबिलिटी का क्या रेशियो पड़ रहा है, वैल्यू क्या क्रिएट हो रही है पोटेंशियल कंपनी में, रिलेटिवली कितना अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ शेयर होल्डर और अदर डेट होल्डर के बीच में, और उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, वो ये रेशियो उस चीजों के बारे में बताती है। अब इसी के अंदर आ जाते हैं दोस्तों तीसरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड सुनने में सेम ही लगेंगे लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुनने में एक ही टर्म लग रही है लेकिन अलग अलग दोनों की टर्म है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम रिटर्न ऑन कॉस्ट है। ठीक है, तो ये क्या करती है, रेशियो बिटवीन नेट इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच की रेशियो होती है ये। अगर ROI किसी कंपनी का हाई है, अगर ROI किसी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट गेन फेवरेबली ऑफ इट्स कॉस्ट, हाई ROI का मींस का मतलब है दोस्तों इन्वेस्टमेंट गेन कंपेयरली फेवरेबल टू इट्स कॉस्ट, कॉस्ट से सही इनकम दे रही है। तो ROI कहाँ यूज होगी दोस्तों, वो इवेल्युएट करने में यूज होगी इफिशिएंसी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और ए कंपेयर इफिशिएंसी ऑफ सेवरल डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर राइज हुआ होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल में और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है। देखो समझो दोस्तों, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल में क्या है ना, वो फाइनेंशियल रेशियो क्या है जिसको हम डिवाइड करके नेट इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। अब टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपका डेट कैपिटल भी और इक्विटी कैपिटल भी, दोनों को ऐड करके उससे डिवाइड करोगे ना आप। तो इसके अंदर ROC के अंदर हम डेट प्लस इक्विटी दोनों को लेते हैं, लेकिन जबकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है ना कि आप डिवाइड सिर्फ करोगे नेट इनकम से। नेट इनकम आपकी क्या होगी, आपकी ओन कैपिटल, आपकी ओन इक्विटी, तो वो उससे निकलेगी खाली इक्विटी से। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल के अंदर क्या कर रहे थे हम, आपका डेट प्लस इक्विटी, पूरा पोर्शन जितना कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ है बिजनेस के अंदर वो सारा। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ आप अपनी इक्विटी कैपिटल, जो आपकी इक्विटी है, कंपनी की जो इक्विटी है, वो सिर्फ इक्विटी से डिवाइड करेगी। ठीक है, ये होगा दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हो उसका फॉर्मूला। तो दोस्तों ROI का क्या होगा ना फॉर्मूला, ROI इक्वल्स टू नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100 दोस्तों। ठीक है, ROI का क्या होगा, नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होगा दोस्तों नेट इनकम डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी इनटू 100। आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगा। ठीक है, और तीसरा हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, उसमें क्या होगा, आपका नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है दोस्तों, ये आपके फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो दोस्तों, ये बड़े हेल्पफुल है फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपका ROI, ROC, ROE क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये भी बहुत की रेशियो है दोस्तों, ये इंडिकेट करता है दोस्तों स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है दोस्तों, P रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी दोस्तों, डिवाइड में मार्केट वैल्यू पर शेयर, क्या मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का, डिवाइड कर दो आपका कंपनी पर शेयर, कंपनी पर अर्निंग पर शेयर से, EPS से डिवाइड कर दो, आपकी निकल आएगी P रेशियो। तो अगर P रेशियो हाई है, इट मींस द स्टॉक प्राइस इज हाई रिलेटिवली टू अर्निंग एंड पॉसिबली वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अगर P रेशियो किसी कंपनी की हाई है तो वो ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है दोस्तों, अगर P लो है तो वो इंडिकेट करता है दोस्तों करंट प्राइस इज लो रिलेटिवली टू द अर्निंग, कि अर्निंग से कम ट्रेड कर रहे हैं तो अंडर वैल्यूड हो गया। तो ड्यूरिंग द क्रैश टाइम जनरली स्टॉक ट्रेडिंग एट ब्रेक इवन और बिलो अंडर वैल्यूड स्टॉक, इसीलिए क्रैश के अंदर हम बोलते हैं ना कि इन्वेस्टर हमेशा पैसा बनाता है, वो इसीलिए बनाता है क्योंकि उसको लो P पे शेयर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हो, आप नोट डाउन भी कर लेना। P रेशियो इक्वल्स टू स्टॉक प्राइस, जो मार्केट का स्टॉक प्राइस है, डिवाइड बाय EPS से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हम EPS ही पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा EPS ही है। चलो EPS ही पढ़ते हैं पहले। अर्निंग पर शेयर दोस्तों, EPS ये क्या बताता है ना दोस्तों, आपको ये ग्रोथ का साइन देता है किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक है, ये जितने भी रेशियो है ना दोस्तों, ये प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इन्हीं के ऊपर सारी निर्भर है। तो EPS क्या करता है, मॉनेटरी वैल्यू है किसी भी अर्निंग पर आउटस्टैंडिंग शेयर की। आउटस्टैंडिंग शेयर जो होते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ए कॉमन स्टॉक फॉर द कंपनी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर अभी आपको समझाएंगे थोड़ी देर में दोस्तों। ठीक है, वीडियो हो सकता है दोस्तों थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपको वैल्यू मिलेगी, इन चीजों के बारे में आपको समझने का वो मिलेगा, आपका टाइम की पूरी वैल्यू मिलेगी आपको।
तो ध्यान से सुनो दोस्तों, आप रिपीटेड करके भी, रिवाइंड करके भी देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है दोस्तों, ये कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। ये कॉमनली यूज होता है दोस्तों प्राइस ऑफ स्टॉक के अंदर, ठीक है दोस्तों। ईपीएस, ईपीएस क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, हाउ मच मनी ए कंपनी मेक ईच शेयर ऑफ इट स्टॉक एंड वाइडली यूज मेट्रिक फॉर एस्टिमेटिंग कॉर्पोरेट वैल्यू, ठीक है। ईपीएस से ही तो पता लगेगा ना कि क्या वैल्यू आपकी क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो आप, कि क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, हर एक शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है उसको। तो अगर ईपीएस इंडिकेटर हाई है, ग्रेटर वैल्यू है, तो बिकॉज इन्वेस्टर उस शेयर पे ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है दोस्तों। तो वे क्या सोचेंगे कि हायर प्रॉफिट है तो रिलेटिवली इट्स शेयर प्राइस से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है, तो इसलिए इन्वेस्ट करेंगे। तो लाइक अदर फाइनेंशियल मैट्रिक, ईपीएस बहुत मोस्ट वैल्यूएबल मैट्रिक होता है दोस्तों, क्योंकि कंपटीटर मैट्रिक कंपनी ऑफ द सेम इंडस्ट्री अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि इसी मैट्रिक के थ्रू दोस्तों हम जो कंपटीटर कंपनी होती है ना, कंपटीटर जो होता है जो सेम बिजनेस में काम कर रहा है, सेम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है और भी कंपनियां, तो ईपीएस से ही चीजों को इवेल्युएट की जाती है कि मैं इस कंपनी पे पैसा लगाऊं या मैं दूसरी कंपनी पे लगाऊं। तो जिसका ईपीएस ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर उस पे पैसे लगाएगा, क्योंकि उसको ना रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, उसको अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, तो उसको प्रॉफिट तो ज्यादा दे रही है ना वो कंपनी, कि मैं 2 रुपए लगा के मुझे अगर 3 रुपए की ईपीएस है तो मुझे ज्यादा मिल रहा है, और जगह मुझे 1 रुपया मिल रहा है, 1.5 रुपया मिल रहा है, तो वो उस हिसाब से वो चलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ईपीएस का क्या होगा ना, आपका फॉर्मूला जो होगा स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, ठीक है। स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, पी का अर्निंग पर शेयर निकालना है आपको, नेट इनकम माइनस के प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये आउटस्टैंडिंग शेयर होते क्या है, आ गया होगा ना क्वेश्चन आपके दिमाग में, अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी इसकी। समझो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग शेयर की किसी भी कंपनी की पूरी स्टेक होल्डर की, शेयर होल्डर की वैल्यू, वो होगा आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कि जैसे जो आप मार्केट में जो ट्रेड करते हो वो सारे शेयर नहीं होते, सिंपल सी बात है। मार्केट में सिर्फ सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिर्फ वही शेयर होते हैं जो एक दूसरे पे जो पब्लिक चल रही है, कर रही है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ हिस्सा शेयर का कहां रहता है, ओनर के पास में, ठीक है। ओनर के पास में कुछ इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो वहां पे ब्लॉक करके रखते हैं फंड, उनके हाथ में शेयर रहते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज के हाथ में भी शेयर रहते हैं, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड शेयर होते हैं दोस्तों जो कंपनी ओन करती है, कोई इनसाइडर ओन करता है उन शेयर को, या कंपनी कहीं से बैंक से लोन ले रही है तो वहां पे बैंक को सिक्योरिटी में शेयर दे देती है, लेकिन वे शेयर मार्केट में ट्रेड कोई हो रहे हैं, मार्केट में तो सिर्फ सेकेंडरी शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब पूरे टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब कंपनी ने जहां जहां पे शेयर दे रखे सारे शेयर, ठीक है दोस्तों। हो गया ये क्लियर पॉइंट। अब समझो ईपीएस भी दोस्तों 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी बेसिक ईपीएस और एक होती है दोस्तों डाइल्यूटेड ईपीएस। आप रिजल्ट देखते होंगे, आपको दोनों तरह की ईपीएस दिखती है। अब ये होती क्या है, बेसिक ईपीएस दोस्तों ये होती है जिसके अंदर कोई डाइल्यूशन इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये कंपनी डाइल्यूशन इफेक्ट क्या हो गया कि ये जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होता है दोस्तों, वो इंक्लूड क्या आइटम को इंक्लूड करता है कि स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू भी पैसा उठाता है, वारंट के थ्रू भी पैसा उठाता है, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट आरएसयू के थ्रू भी पैसा उठाता है। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज कर लिया गया तो जो मार्केट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेड आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे ना, अगर उन लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया। तो बेसिक ईपीएस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई वो नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ वही शेयर जो अब तक का कंपनी ने कर दिए रिलीज, ठीक है। लेकिन डाइल्यूशन ईपीएस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कंपनी जो एज्यूम करके चलती है कि डाइल्यूशन ईपीएस जो दिखाती है वो एज्यूम करती है कि उसने सारे शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर भी इशू कर दिए, उन लोगों को इशू कर दिए, वो इक्विटी में ही मान के चली गई। तो आपको डाइल्यूशन शेयर ईपीएस वो बताता है कि जितने उनने वादा कर रखा था, वारंट, किसी को डेट, किसी को प्रेफरेंस टू इक्विटी, ये सारी जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है, तो कंपनी डाइल्यूशन ईपीएस के अंदर वो सब चीज मान के चलती है कि मैंने सबको शेयर इशू कर दिया, ठीक है। लेकिन बेसिक ईपीएस के अंदर मान के नहीं चलती। बेसिक ईपीएस सिर्फ वो बताता है जितने शेयर अभी है, ठीक है, वो नहीं बताता जितने शेयर उसने अभी बता रखा है कि मैं कर दूंगा, ये इजीली कन्वर्टेबल करा दूंगा,
लेकिन डाइल्यूशन वाले में तो कंपनी दोनों जब भी रिजल्ट देती है, आप देखोगे एक जगह आपको डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा लिखा हुआ, एक जगह आपको आएगा बेसिक ईपीएस। ठीक है, हमेशा बेसिक ईपीएस ना थोड़ा ज्यादा होगा, डाइल्यूशन वाला थोड़ा कम होगा। ठीक है, डिफरेंस रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ईपीएस हो गया था। ठीक है, आपको डाइल्यूट ईपीएस और बेसिक ईपीएस के बारे में पता लग गया होगा। अब देखो एक एग्जांपल क्वेश्चन है आपका मेरा आपसे। ठीक है, कि एक कंपनी है जो स्टार्टेड हुई। ठीक है, और उसके 500 स्टोर थे दोस्तों, तो ईपीएस उसकी थी 5 रुपए मान लो आप। तो अब वो 100 स्टोर बंद कर रही है कंपनी, और ओवर द पीरियड साल के अंत में उसके 400 स्टोर रह जाते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस सिनेरियो में ईपीएस बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, इस सिनेरियो में ईपीएस घटेगा या बढ़ेगा? कि पहले कंपनी के 500 स्टोर थे, अब कंपनी घटा के 400 स्टोर कर रही है, तो इस सिनेरियो में ईपीएस घटेगा कंपनी का या बढ़ेगा? ठीक है दोस्तों, दिमाग लगाओ। देखो ईपीएस बढ़ेगा इसमें। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ईपीएस इंक्रीज इसलिए हुआ कि जब 100 स्टोर आपके घट गए दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, उन 100 स्टोर में जब बंद किए उसमें लॉस ही हो रहा होगा ना, तो ऑपरेटिंग लॉस हो रहा होगा उसके अंदर। तो ऑपरेटिंग लॉस जब होएगा, अगर तुमने 100 स्टोर बंद कर दी तो ऑपरेटिंग लॉस होना बंद हो गया, तो यानी कि उस कंपनी के 400 स्टोर प्रॉफिटेबल थे, 100 स्टोर नुकसान में आ रखे थे, तो उन्होंने नुकसान वाले को बंद कर दिया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो घट गई ना उसकी। तो ईपीएस इस सिनेरियो में बढ़ जाएगा। तो ईपीएस से दोस्तों हम एनालिस्ट भी सब आप भी एक कंटिन्यूस ऑपरेशन के अंदर एनालिस्ट भी क्या कर सकता है ना, परफॉर्मेंस को मैच कर सकता है, करंट परफॉर्मेंस को अपने पास्ट परफॉर्मेंस से। ठीक है दोस्तों, चलो फिर अब तो आ गया होगा ना, कोई डाउट नहीं होगा ना दोस्तों ईपीएस के बारे में। चलो तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है डेट टू इक्विटी, जिस नाम से पता लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये पता क्या, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखो ये क्या हाईलाइट करती है रेशियो, कि कितना रिस्क एसोसिएट है, कितना डेट है इक्विटी रेशियो से, मतलब इक्विटी रेशियो से कितना डेट है। ठीक है, ये रेशियो बताती है कि कंपनी कर्जे में कितनी है। ठीक है, तो ये इवेल्युएट करने में क्या होगा कि ये पता किस लिए होती है इवेल्युएट, कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज कैसी है, ये कैलकुलेट होगी दोस्तों डिवाइडिंग कंपनी टोटल लायबिलिटीज बाय इट्स शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो डेट टू इक्विटी आपको पता ही होगा। नॉर्मली देखो हर सेक्टर हर इंडस्ट्री की अलग अलग डेट टू इक्विटी होती है, लेकिन एक नॉर्मल रेट चल के चले तो 2 या 2.5 एक ये नॉर्मल होती है डेट टू इक्विटी। मतलब मान लो कि 30% इक्विटी और 70% 60 से 65% के बीच में लोन और 35% के बीच में इक्विटी, ये जनरली एक रेशियो रहती है, ठीक ठाक रेशियो। ठीक है दोस्तों, ठीक ठाक रेशियो यही रहती है 2 से 2.5 के बीच में डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जनरली ये इंडस्ट्री के ऊपर करती है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है दोस्तों जो हाईली फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे फंड ज्यादा भी देना पड़ता है, तो वो चलती है इंडस्ट्री के हिसाब से। लेकिन जनरली जो नॉर्मली पाई जाती है वो 2 से 2.5 अच्छी डेट टू इक्विटी रेशियो होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्या बताती है दोस्तों? ये फाइनेंशियल रेशियो एक्सेस करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को और कैपिटल एफिशिएंसी को। कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी कैसी चल रही है, ठीक है दोस्तों, कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी कैसी चल रही है वो ये डिफाइन करती है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड आप देख लो कि ये हेल्प करेगी आपको अंडरस्टैंड करने में कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कितने कैपिटल से कर रही है। ठीक है, तो ये जनरली इससे करती है। तो अगर किसी कंपनी की हाई आरओसी होगी तो वो बेटर कंपनी है दोस्तों, क्योंकि हाई आरओसी इंडिकेट क्या करेगी कि हायर परसेंटेज ऑफ योर कंपनी वैल्यू रिटर्न दे दिया है स्टेक होल्डर को, एज ए प्रॉफिट के रूप में रिटर्न कर चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके इसमें। तो आप इसका फॉर्मूला भी देख लो। फॉर्मूला इसका दोस्तों क्या रहेगा? आरओसी इक्वल्स टू एबिटा ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एबिटा क्या होगा? इसके अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप इंटरेस्ट और टैक्स जोड़ दोगे तो ईबीआईटी आ जाएगा दोस्तों निकल के। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होते हैं दोस्तों? टोटल एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी।
ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी वो आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप बोलोगे करंट लायबिलिटी होती क्या है, तो करंट लायबिलिटी दोस्तों वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होती है जो कंपनी को देनी होती है विद इन ए ईयर या फिर एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, यानी कि डेली के खर्चे या आप इंटरेस्ट मान लो जो पे करना है, जो लायबिलिटी उसको एक साल के अंदर अंदर आपको देनी होती है, वो करंट लायबिलिटी होती है, यानी कि ऑब्लिगेशन है कंपनी को, ये पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो आरओसी भी आपका ये हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये यूज कैसे होगा, आ रहा है ना दिमाग में, ये यूज कैसे होगा, ये चल रहा है ना आपके दिमाग में। तो दोस्तों इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में, देखो समझो। फंडामेंटल एनालिसिस देखो होती क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ ये होती है, हम फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, रियल वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको रेशियो से पता लग गया कि कंपनी कैसी चल रही है, क्या वैल्यू दे रही है, तो आपको उसकी स्टॉक की ट्रेडिंग का पता लग जाएगा कि वो हायर वैल्यू पे है या लोअर वैल्यू पे है। सिंपल सी बात है, अगर वो हायर वैल्यू पे है तो वो रियल वैल्यू से तो ओवर वैल्यूड हो गया स्टॉक, और अगर स्टॉक लोअर वैल्यू पे है तो अंडर वैल्यूड हो गया, तो आप बाय रिकमेंडेशन ले लोगे उसके अंदर। ठीक है, सो रेशियो एनालिसिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में, और फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल। ठीक है, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल से पता लगेगा टेक्निकल लेवल क्या है ना, टेक्निकल वाले क्या फॉलो कर रहे हैं ना, मार्केट का जो आज भाव है भाई यही भाव है कंपनी का। ठीक है, अगर शेयर का भाव 100 रुपए चल रहा है, ठीक है, तो वो टेक्निकल वाला क्या कहेगा कि आज अगर ये 100 रुपए का ट्रेड कर रहा है तो भाई कोई दे रहा है ना 100 रुपए में शेयर, तो कंपनी की वैल्यू आज 100 रुपए है। लेकिन फंडामेंटल वाला क्या करता है, अपनी फंडामेंटल स्टडी से अपनी रियल वैल्यू निकालता है, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के रेशियो एनालिसिस करके वो एक एक्चुअल वैल्यू बताता है। तो अगर वो उसकी वैल्यू से, उसकी एक्चुअल वैल्यू फेयर वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए अंडर वैल्यूड है, वो खरीदेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों एट द एंड मार्केट चलती तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल से ही है। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर कोई शेयर ऊपर तेजी से भाग रहा है तो उसको या तो फंडामेंटल को ऊपर जाना होगा, या तो उसकी अर्निंग बढ़ेगी, या तो कुछ ऐसी चीज पता है कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंडामेंटल ये तो फंडामेंटल टेक्निकल लेवल को कैच करेगा, या टेक्निकल फंडामेंटल को कैच करने आएंगे ही आएंगे, दोनों एक दूसरे से ज्यादा टाइम के लिए दूर नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो मेनली स्टडी फंडामेंटल यही बताती है कि आपको कि ये स्टॉक की क्या वैल्यू है, क्या रियल वैल्यू है, क्या इसकी अभी करंट वैल्यू चल रही है, ओवर वैल्यूड है स्टॉक, अंडर वैल्यूड है स्टॉक, उस बारे में बताती है। तो अब सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो रेशियो एनालिसिस से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनी कैसी है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा ना। रेशियो से आपको पता तो लग रहा है ना कि कंपनी लॉन्ग टर्म स्टेबल है या नहीं है, तो एक आपको रिस्क असेसमेंट का पता लग जाएगा। रेशियो से, डेट टू इक्विटी रेशियो से आप रिस्क असेसमेंट कर लोगे ना कि आप रेशियो हेल्प कर रही है फाइनेंशियल रिस्क को, कि उस कंपनी का आप पैसा लगा रहे हो तो इसका डेट कितना है, इसके अंदर इक्विटी कितनी है, क्या क्या इसके रिस्क है, तो वो रिस्क असेसमेंट भी तो कर रहे हो ना ट्रेडिंग में और आपके फंडामेंटल में, इन्वेस्टिंग में, दोनों के रिस्क अलग अलग है दोस्तों। ट्रेडिंग में रिस्क हम अपने हिसाब से लेते हैं, फंडामेंटल में हम कंपनी का रिस्क को देखते हैं कि क्या उसका रिस्क है, क्या उस कंपटीटर की का रिस्क है हमारे लिए, क्या उसके फ्यूचर गोल है, ये चीजें देखोगे ना कि कंपनी कोई हायर बैरियर एंड में इन्वेस्ट तो नहीं कर रही, तो ये चीजें देखोगे तो आपको रिस्क असेसमेंट का भी पता लग जाएगा ना इससे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ये मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप इजीली ले सकते हो दोस्तों। ये आपको अगर समझ में आ गए होंगे रेशियो एनालिसिस वगैरह, तो ये बहुत ही आसान बना देते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड कितना भी ऊपर कर ले दोस्तों, फंडामेंटल और टेक्निकल आपस में मिलेंगे एक टाइम पे आके जरूर। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए वो दूर जा सकते हैं, लेकिन ये आएंगे, या तो फंडामेंटल ऊपर जाएगा प्राइस के, क्योंकि टेक्निकल में दिख गया भाई ब्रेकआउट है, सब चीजें चलो चल रहे हैं ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे उसकी अर्निंग भी बढ़ रही है। अगर अर्निंग ज्यादा टाइम तक नहीं बढ़ती तो ऊपर स्टॉक कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। अगर अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रही तो वो आएगा, वो टेक्निकल लेवल दिखा के फिर आपको ऑटोमेटिकली वो नीचे भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, इस चीज को आप समझ के चलो। तो दोस्तों कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, टू बिकम ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। और उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों रेशियो एनालिसिस समझ में आ गया होगा।
अगर किसी को कोई भी डाउट है दोस्तों इस टॉपिक के रिगार्डिंग या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताओ कि इस टॉपिक में आपको क्या चीज समझ नहीं आए। हम एक स्पेशल Q&A सेशन रख देंगे, ठीक है, उसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और भी बातें जो भी आप करना चाह सकते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टेड से रिलेटेड, वो भी क्लियर कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, आपको जिसको समझ में आया वो रिव्यू दे दे कि कैसी लगी वीडियो, और जिसको नहीं समझ में आया तो वो कमेंट कर दे। हम उसके लिए ना हम सबके लिए, अपने भाई लोगों के लिए सीधा एक सेशन कर देंगे, Q&A सेशन, आप उसमें अपने डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी हम डेली आते हैं मॉर्निंग में ट्रेडिंग के लिए, लाइव 9:15 बजे आ जाते हैं। हम ट्रेडिंग भी करते हैं दोस्तों, रोज की स्कैल्पिंग वगैरह, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हो रियल ट्रेड एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉच मोर इनसाइटफुल वीडियोस रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस ऑन मार्केट विज चैनल दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट दोस्तों। टिल देन मौज करो दोस्तों, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टेड, कीप लर्निंग। बस बड़ा लॉस नहीं करना दोस्तों, छोटे लॉस से लर्निंग है, लर्निंग सीखो। नुकसान होगा, छोटा नुकसान कंट्रोलेबल है, बड़ा नुकसान दोस्तों साइकोलॉजी हर्ट करता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टेड रहो, सब चीज अच्छी है, ट्रेडिंग भी करो, कोई डाउट नहीं, ट्रेडिंग भी करो, ट्रेडिंग करके वहां से भी पैसे कमाओ, लेकिन इन्वेस्ट ज्यादा करो, ठीक है। इन्वेस्ट से वेल्थ बिल्डिंग बनती है दोस्तों, यही आज का हमारा वो रहेगा। वेल्थ जो बनती है ना, बड़ी वेल्थ, वो इन्वेस्टमेंट से ही बनती है। तो ट्रेडिंग से पैसे कमाए, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट भी करो, ठीक है। SIP करो, जिसको नहीं पता वो म्यूचुअल फंड में लगाओ, कहीं भी लगाओ, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रॉपर्टी वगैरह में भी तो करते हो ना इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारे घर पे जो भी फैमिली मेंबर है, बड़े लोग हैं, वो प्रॉपर्टी में करते हैं ना, रियल एस्टेट वगैरह में दोस्तों। इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न देती है इन्वेस्टमेंट में। पीछे के 25-30 साल के डाटा देख लो, छान के, इन्वेस्टमेंट इससे ऊपर रिटर्न किसी ने नहीं दिया, ना कमोडिटी, ना गोल्ड, ना आपका FD तो सबसे नीचे ही है, ना रियल एस्टेट, ना प्रॉपर्टी, सिर्फ इक्विटी। इक्विटी सबसे ज्यादा देती है। तो और हमेशा लोगों ने क्रैश में पैसा कमाया है, अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट किया है तो सही वैल्यू मिली है उसको, और सही रिटर्न कमाया है लॉन्ग टर्म के अंदर, और वेल्थ क्रिएट की है दोस्तों। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको पसंद आया है। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले